नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रामनारायण मीना। प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय बस्सी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैक्रो इकोनॉमिक्स बी पार्ट सेकंड के इस सेशन में हम पिछले वीडियो में मुद्रा प्रमाण सिद्धांत के फिशर के दृष्टिकोण को पढ़ा था। आज हम कैश बैलेंस अप्रोच को डिस्कस करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि मुद्रा प्रमाण सिद्धांत का जो सबसे बड़ा महत्व है वो इस बात को लेकर के है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में क्या संबंध है। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था कि फिशर का क्यूटीएम ये कहता है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध। उन्होंने मुद्रा की मांग विनिमय के माध्यम के लिए ही की जाती है और मुद्रा को संचय अपने पास लोग नहीं रखते हैं। संचय के लिए मुद्रा अपने पास नहीं रखते हैं। यहाँ पर उस में एक बड़ा महत्वपूर्ण सुधार ये किया गया कि यहाँ पर मुद्रा की मांग के दृष्टिकोण में विस्तार किया गया है। यहाँ केवल मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में काम नहीं करती है, बल्कि स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में भी काम करती है, मूल्य के संचय के रूप में भी कार्य करती है। और दूसरा, इन्होंने मांग पक्ष पर ज्यादा जोर दिया। तो ये सारे जो बिंदु है और किस प्रकार से कीमत स्तर को प्रभावित करती है मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर, इसको हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स और उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें मार्शल ने इस कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का को लीड किया और इसका जो मुख्य समर्थन है वो पिगू रॉबर्टसन और प्रारंभिक रूप से तो किन्स ने भी इस सिद्धांत को का समर्थन किया था। समय समय पर किन्स जब लगा कि इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है तो उन्होंने संशोधन किया, और जब उसके विचार अलग प्रकार से डेवलप हुए अपने अनुभव के आधार पर, तो एक नया सिद्धांत उन्होंने दिया और ज्यादा तार्किक विश्लेषण किया। खैर, मार्शल का जो कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है क्यूटीएम के कैम्ब्रिज दृष्टिकोण को नगद शेष दृष्टिकोण, कैश बैलेंस अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। यानी कैम्ब्रिज अप्रोच या नगद शेष दृष्टिकोण के नाम से इसको जानते हैं। नगद शेष दृष्टिकोण में मुख्य बात इस बात को लेकर के है कि लोग अपने पास नकदी रखते हैं। कितनी नकदी रखते हैं और उससे कीमत स्तर कैसे प्रभावित होता है, इस बात को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। मार्शल ने इसको बहुत संक्षिप्त में बताया कि प्रत्येक समाज अपनी आय का एक निश्चित भाग अपने पास नकदी के रूप में रखना उपयोगी समझते हैं। ये भाग लोगों की आय का 5वां, 10वां या 20वां हिस्सा हो सकता है। मुद्रा मांग नगद रूप में व्यवसाय की सुगमतापूर्ण चलाने तथा सौदों के लेन देन करते रहने के लिए करते हैं। यानी आय और व्यय के बीच में अंतराल होता है परिवार और व्यवसायिक फर्मों के दृष्टिकोण में। परिवारों के लिए भी आय और व्यय में अंतराल होता है और व्यवसायिक फर्मों के लिए भी आय और व्यय में अंतराल होता है। इस समय अंतराल में सौदों को संपन्न करने के लिए लोग अपने पास मुद्रा रखते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये तो लगभग वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे फिशर ने कहा, लेकिन आगे उन्होंने जाकर के ये कहा कि लोग अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा नकदी के साथ संपत्ति का भी एक भाग अपने पास नकदी के रूप में रखते हैं। यानी लोगों के पास जो संपत्ति है उसका भी एक निश्चित हिस्सा अपने पास नकदी के रूप में रखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मुद्रा मांग दो प्रकार के चरों का फलन है। मनी डिमांड यानी मुद्रा की मांग, लोग अपने पास लोग नकदी के रूप में मुद्रा की मांग कितनी करते हैं, वो किसका फलन है? आई का अर्थ है आय का स्तर और ए का अर्थ है असेट्स। वाई यहाँ पर इनकम लेवल को बता रहा है और ए असेट्स स्टॉक को बता रहा है। तो यहाँ पर मनी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ इनकम एंड असेट्स। यहाँ पर आय व संपत्ति में नगद मांग हिस्सा के बीच में एक निश्चित कांस्टेंट रिलेशन है। जैसे
हम ये कहें कि भाई आय का 10वां हिस्सा लोग नकदी के रूप में रखना पसंद करते हैं। संपत्ति का भी 10वां हिस्सा नकदी के रूप में रखना पसंद करते हैं। लेकिन आय और संपत्ति, इसके बीच में जो रिलेशन है, ये कांस्टेंट रिलेशन है। यानी इनके बीच में एक इस तरह कांस्टेंट रिलेशन है कि दोनों के बीच में 0.2 का रिलेशन हो, 0.3 का रिलेशन हो, ये एक कांस्टेंट रिलेशन इसका है, ये मान करके चला है। यदि आय का निश्चित हिस्सा नकदी के रूप में, के भाग जो नकदी के रूप में रखना पसंद करते हैं उसको, तो y का के हिस्सा और असेट्स का के डैश हिस्सा, यानी असेट्स का कितना हिस्सा अपने पास नकदी के रूप में रखते हैं, तो दोनों को खोल करके यहाँ पे रखा। मार्शल ने बाद में इसको संपत्ति का नगद मांग अंश को हटा दिया और उस समीकरण को ज्यादा सरल ढंग से रखा, मनी डिमांड इक्वल टू के वाई इनकम लेवल को बता रहा है, के आई का वह हिस्सा जो लोग अपने पास नकदी रखना पसंद करते हैं। तो मुद्रा की कुल जो मांग बनती है वो आय का फलन होती है, और आय का क्या फलन होती है, के हिस्सा। तो यदि आय की जगह हम पी और क्यू रखते, क्यू उत्पादन का स्तर का सूचक है और पी कीमत स्तर, तो क्यू को यदि कीमत स्तर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मौद्रिक आय कितनी होगी ये निकल करके आ जाएगा। यदि अब इसी बात को रखें, यहाँ पे आगे वाले समीकरण में देखें, यहाँ पे मैं क्रसस से आपको बता रहा हूँ कि मनी डिमांड इज फंक्शन ऑफ के और वो मल्टीप्लाई है पी और क्यू का। तो यहाँ पर एम पी क्यू का के हिस्सा है। यहाँ पे बता दिया है कि पाई इक्वल टू उत्पादन का स्तर और पी, इन दोनों से वाई बनता है। तो यहाँ पर पुनः समीकरण को देखें तो एम बराबर के पी वाई है, और फिर इसको देखें तो वाई और पी को का एक निश्चित शेयर है, इसलिए इसको ब्रैकेट में करके रखा है। यदि पी के लिए इसको सॉल्व किया जाए तो एम अपॉन के वाई इक्वल टू पी, यानी सामान्य कीमत स्तर पी क्या रहेगा, एम अपॉन के वाई के साथ इसका रिलेशन है। यहाँ पे खास बात ध्यान रखने की वो ये है कि यहाँ पे माना गया है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा नकदी के रूप में रखना पसंद करता है। तो यहाँ पर के और नकदी किस पे निर्भर करेगी, लोग क्यों मुद्रा की मांग, जैसे पूर्व में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर मार्शल ये कह रहे हैं कि वो आय का एक निश्चित भाग, देखिए आप यहाँ पर आय का एक निश्चित भाग उपयोगी समझता है, यानी यूटिलिटी है, इसलिए वो अपने पास नकदी के रूप में रखना पसंद करता है। तो यहाँ पर मुद्रा की यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को ले, और प्रत्येक व्यक्ति के मार्जिनल यूटिलिटी को ले, और इस प्रकार से समाज के लोगों की प्रत्येक व्यक्ति के मुद्रा मांग उपयोगिता से निकल रही है। प्रत्येक व्यक्ति की मुद्रा मांग जो उपयोगिता से निकल रही है उसका योग कर लिया जाए तो टोटल मुद्रा मांग अर्थव्यवस्था की कितनी है निकल करके आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर खास बात ध्यान रखने की यह है कि जहां कैमरी दृष्टिकोण के अंतर्गत मुद्रा की मांग को माइक्रो बेस पे यूटिलिटी लेकर के प्रत्येक इकाई की यूटिलिटी का मापन करके और फिर उसका समग्र लिया गया है। जबकि जो फिशर का दृष्टिकोण है वहां पर एग्रीगेट रूप से लिया जा रहा है, माइक्रो लेवल पे नहीं लिया जा रहा। और शायद सबसे बड़ा जो दोष इसमें उभर करके आता है वो इसी कारण से आता है कि उनका विश्लेषण एग्रीगेट है, इसलिए वो मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाले चरों के घटकों को डिवाइड करके उसका विश्लेषण नहीं किया। किन्स इसी पद्धति से आगे बढ़ते हैं और किन्स की इसी पद्धति से आगे बढ़ने पर उसका यूटीएम और उसका उपभोग सिद्धांत, उसका
बचत निवेश का सिद्धांत ये निकल करके आता है। तो वहाँ दृष्टिकोण में ये जो अंतर है, इसकी वजह से वो अपना विश्लेषण की एक आलोचना की जाती है और वो विश्लेषण सही नहीं हो पाता है। यदि हम आगे बढ़ें, पीगू चूँकि इसका प्रमुख समर्थक है इस कैश बैलेंस अप्रोच का। पीगू ने पूर्व में हमने देखा कि पी फॉर मार्शल ने जो ओरिजिनल रूप से रखा, वो पी फॉर प्राइस लेवल था। यदि पी फॉर प्राइस लेवल न लेकर के परचेजिंग लेवल को रख लिया जाए, तो मुद्रा की क्रय शक्ति बन जाती है। तो ये मैंने पूर्व में भी बताया था। पी इक्वल टू परचेजिंग पावर ऑफ मनी है। यदि अब दोनों समीकरणों को मैं एक साथ रख रहा हूँ कि यहाँ पर P बराबर M/KY था। अब यदि P इक्वल टू 1/P हो जाता है, तो समीकरण बदल जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर M मुद्रा की मांग इक्वल टू KR/P, चूंकि दोनों में अंतर, वहाँ P है प्राइस लेवल और यहाँ पर P फॉर परचेजिंग पावर ऑफ मनी है। रॉबर्टसन ने लोगों की बैंक जमाओं को शामिल किया, यानी उन्होंने ये माना कि लोग बैंकों में भी अपना पैसा जमा करते हैं। अब चूंकि बैंकों में लोग पैसा जमा करते हैं, तो बैंक भी पूरे पैसों को अपने पास नहीं रखते, वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। एक आय का निश्चित भाग नगद कोष के रूप में रख करके, रिजर्व रख करके, और शेष को वो रीडिपोजिट या क्रेडिट करते हैं। तो ये विश्लेषण ज्यादा व्यवहार के नजदीक पहुंचता है। तो रॉबर्टसन ने लोगों की बैंक जमाओं को शामिल किया और बैंक डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक को उक्त समीकरण में लेने पर ये समीकरण बनता है M इक्वल टू KR/P ब्रैकेट C प्लस H ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस C ब्रैकेट बंद और ओवरऑल ब्रैकेट बंद यहाँ पे किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, देखें कि P मुद्रा की क्रय शक्ति है, K वास्तविक आय का वह अंश है विधिग्राही मुद्रा का जिसे लोग अपने पास नकदी के रूप में रखना पसंद करते हैं या रखने की इच्छा रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिजायर बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगला यहाँ पे इस समीकरण में देखें कि C क्या है। C यहाँ पर नकदी का वह अंश है जो लोग वैध मुद्रा के रूप में अपने पास नकदी के रूप में रखते हैं। तो सी पुनः हम देखें कि आई का वो हिस्सा है जिसे लोग अपने पास विधिगाय मुद्रा के रूप में रखना पसंद करते हैं। लेकिन जो मुद्रा आप रखना पसंद करते हैं उसका एक भाग तो व्यक्ति अपने पास नकदी के रूप में घर में रखना पसंद करता है, या फर्म अपने पास रखना पसंद करती है, या हाउस होल्ड अपने पास घर में रखना पसंद करता है। लेकिन कुछ हिस्सा वो बैंकों में जमा करा देते हैं। तो के का एक हिस्सा सही वो तो नकदी के रूप में लोग अपने पास रखना पसंद करते हैं। 1 माइनस C यानी कुल जो आपकी नकदी थी उसमें से 1 माइनस C, नकदी का वह अंश जिसे लोग बैंकों में जमा करा देते हैं, उसको 1 माइनस C से व्यक्त किया। H 1 माइनस C का वह अंश है जिसे बैंक अपने पास कैश रिजर्व रखते हैं और बाकी को वो लोगों को बाजार में उधार दे देते हैं। तो ये विश्लेषण ज्यादा व्यवहार में के ज्यादा नजदीक है। तो यदि हम इस समीकरण को लें तो ये विश्लेषण करता है कि कीमत स्तर और मुद्रा की मांग के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पर पूर्ति पक्ष पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया। उसका कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि पी जो मुद्रा की पूर्ति उसको बाहरी रूप से निर्धारक इन्होंने माना है। कीन्स ने अपनी पुस्तक ट्रैक्ट्स ऑफ मॉनेटरी रिफॉर्म में क्यूटीएम का नगद बकाया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, परंतु बाद में कीन्स ने कीमत निर्धारण के आय सिद्धांत या बचत निवेश सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपको जानकर के यह अर्थ होगा कि कीन्स जब इस पुस्तक का निर्माण कर रहे थे तब वो भारत में एक सिविल सर्वेंट के रूप में, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया था,
सिविल सर्वेंट के रूप में भारत में काम कर रहे थे। खैर जो किन्स का समीकरण है वो n इक्वल टू पी के है। यहाँ पर n प्रचलन में करेंसी की कुल मात्रा है, p उपभोग वस्तुओं की का कीमत। इस तरह देखिए कैम्ब्रिज दृष्टिकोण के पूर्व चाहे पीगू रॉबर्टसन या मार्शल को लें तो वहां पर समस्त वस्तुओं सेवाओं के कीमत स्तर को लिया है, जबकि किन्स केवल उपभोग वस्तुओं के स्तर को ले रहे हैं, यानी उनका कंसर्न उपभोग वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना है। ये उपभोग वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जब इसमें कर रहे हैं तो आप देखिए के उपभोग वस्तुओं की इकाइयों की वह संख्या है जिसे लोग मौद्रिक बकाया के रूप में अपने पास रखते हैं। यानी यहाँ पे किन सीधे सीधे ये कह रहा है कि लोग मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, उपभोग वस्तुओं का क्रय करने के लिए। तो समस्त वस्तुओं को इन्होंने नहीं लिया है। और यहाँ पर संपत्ति के हिस्से को भी शामिल कर लिया जाए तो समीकरण कुछ इस प्रकार का बन जाता है। और मूल समीकरण यदि हम देखें तो n बराबर p के और p के संदर्भ में सोल्व करने पर n p के संदर्भ में सोल्व करेंगे तो ये p n के नीचे आएगा तो p बराबर n अपॉन k यहाँ पर निकल करके आता है। k स्थिर रहने पर k चूंकि यहाँ पर यदि प्रचलन में करेंसी की कुल मात्रा को हम लेते हैं और k को बाहरी रूप से स्थिर मान लिया जाता है तो p में n के अनुसार ही परिवर्तन होंगे। यदि k को कांस्टेंट आय का उपभोग वस्तुओं का वो हिस्सा जो लोग अपने पास नकदी में रखना पसंद करते हैं और बिहेवियरेबल रेशो के रूप में वेरिएबल के रूप में इस k को लिया जाए जो कि कांस्टेंट है, तो p और n के बीच में रिलेशंस को देखते हैं। इस प्रकार किन्स का नकद बकाया केस बैलेंस क्यूटीएम के कैम्ब्रिज रूप को ही व्यक्त करता है, परंतु किन्स के उपभोग की समस्त वस्तुओं पर विचार नहीं किया। वहीं किन्स ने उपभोग की समस्त वस्तुओं पर विचार किया, वहीं पीगू ने एक विशिष्ट वस्तु ही ली। दोनों में ही के महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर यह है। और मार्शल ने समस्त वस्तुओं को लिया। अब यदि उसके दृष्टिकोण को हम देखें एक साथ तो नगद बकाया दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग पर अधिक बल दिया गया है। कैश बैलेंस अप्रोच में लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। व्यष्टि उपयोगिता दृष्टिकोण को लेकर के समष्टिगत योग लिया गया है कैश बैलेंस अप्रोच में। इसके अलावा नगद बकाया दृष्टिकोण में मुद्रा की मांग व पूर्ति को एक स्टॉक, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर विचार किया गया, जबकि सौदा दृष्टिकोण में पीरियड ऑफ टाइम पे विचार किया जा रहा है। फिश ने मुद्रा की मांग केवल विनिमय के माध्यम के रूप में की जाती है, आय और व्यय के बीच में समय का अंतराल होता है। क्योंकि जैसे आप यूँ समझे कि भाई एक फैक्ट्री में जब उत्पादन होता है तो फार्म को पहले उसके उत्पादन में पैसा लगाना पड़ता है, तो ये उसका व्यय हुआ। लेकिन माल बिकेगा और फिर फैक्ट्री तक, फार्म तक पैसा आएगा, तो पैसा पहले लगाया जा रहा है, एक्सपेंडिचर पहले हो रहा है और रेवेन्यू बाद में आता है, तो आय और व्यय के बीच में अंतराल है। इसलिए लोग अपने पास नकदी रखना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से परिवार में नकदी इसलिए रखना पसंद करते हैं कि मान लीजिए कि मंथली वेजेज एंड सैलरी का भुगतान है, तो महीने में एक बार सैलरी आती है, खर्च उसको रोज करना पड़ता है, तो आय और व्यय के बीच में अंतराल है, इसीलिए लोग अपने पास नकदी रखना पसंद करते हैं। तो विनिमय के माध्यम के रूप में दोनों में लगभग एक सी बात है, लेकिन कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में मुद्रा के मूल्य दृष्टिकोण पर जोर दिया है और यहाँ पर उसको अपने पसंद, तरलता पसंद, यानी नकदी लोग जो अपने पास रखते हैं उस पर विचार किया, लेकिन सट्टा उद्देश्य पर इन्होंने विचार नहीं किया है।
यहाँ पे देखो फिर एक बार मैं कहना चाह रहा हूँ कि कैश बैलेंस अप्रोच में मुद्रा की मांग, मुद्रा को रखने की इच्छा, मांग यानी विश टू होल्ड मनी की गई है, जबकि फिशर के दृष्टिकोण में हैव टू हैव है। मुद्रा इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको चाहिए, और यहाँ पर विश यानी इच्छा को शामिल किया है, वो प्रत्येक व्यक्ति की यूटिलिटी को शामिल कर रहे हैं। माइक्रो दृष्टिकोण से मैक्रो योग एग्रीगेट्स को लिया जा रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर और विश्लेषण को प्रभावित करा है। क्यूटीएम में कैम्ब्रिज दृष्टिकोण को यदि देखें तो लगभग वही इनकी मान्यताएं हैं, जो मान्यताएं यानी हम इसके अजम्पशंस को ले कैम्ब्रिज दृष्टिकोण के तो लगभग वही मान्यताएं जो मान्यताएं फिशर के दृष्टिकोण में। मुद्रा की पूर्ति बाहरी रूप से निर्धारित है, पूर्ण रोजगार की स्तर की मान्यता को ली गई है। के को स्थिर मान लिया गया है, वहां पर बी को कांस्टेंट माना गया था। पिगू ने वास्तविक आय को लिया है, जबकि किन्स ने उपभोग वस्तुओं की इकाइयों को लिया है। तो ये क्यूटीएम का कैम्ब्रिज अप्रोच था। आगे फिर से इस भाग को हम डिस्कस करेंगे। तब तक नमस्कार, और अपना हेल्थ का ख्याल रखिएगा, और स्वास्थ्य पे ध्यान दें, और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अपने कमेंट्स दें ताकि हम क्या हम टेक्नोलॉजिकल सुधार कर सकते हैं आपके साथ बेहतर संवाद करने के लिए, उसको समझा जा सके और उसी के अनुसार हम अपनी पढ़ाने की तकनीक को बदलें। नमस्कार।